बट व्हेन आई सी देम द स्ट्रगलिंग, यू नो हाउ दे आर स्ट्रगलिंग कि मुझे पढ़ना है, मैं पढ़ना चाहता हूँ या पढ़ना चाहती हूँ, एंड मोर सो द पेरेंट्स। You've done a very heroic deed. आपने दिल्ली के रेड लाइट एरिया में यस जाकर सर, बच्चों को रेस्क्यू किया, लड़कियों को। यस सर, यस सर। ये मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ मैं इस चीज़ को, बिकॉज मैं उस वक्त में 25-26 साल की थी और मुझे अप्रोच किया गया था कि आप क्या इस रेड लाइट एरिया में आप जाके माओ से पहले मीटिंग्स करके जब मैं वापस आई थी लंच बनाने के लिए, एक वो जो डब्बा जो था ना उसमें सिर्फ एक देयर वाज जस्ट वन ग्रेन ऑफ राइस, और मैं उसी को पकड़ के किचन में ही बैठ के हम रोने लगे। आज मैं नए कपड़े पहन के आई हूँ क्योंकि हमारे पास सिर्फ उतरन के कपड़े। मैंने कहा आई डोंट नो हाउ टू गिव अप, गिव अप इज नॉट देयर इन माई डिक्शनरी एट ऑल। तो मेरे पास जो भी मेरे ज्वेलरीज थे, मेरे एसेट्स थे, मैंने सब कुछ बेच दिया। Hello viewers, I'm your host Charanpreet Singh Baga and welcome to Indie Talk Show. Today we have a special guest with us, Miss Gitanjali Nair. Miss Gitanjali runs the Indian Deaf School. Welcome to the show, ma'am. थैंक यू सो नमस्कार। मच। तो गीतांजलि जी, कौन सा मोमेंट था क्लास 6 में जब आपने डिसाइड किया कि आप जर्मन ना सीख के ब्रेल सीखेंगी? यू लर्न ब्रेल। यस, that time in school, now this I'm talking about in the 80s, in the school, we were given many options. So the options that came to me was either to learn German language or to do Braille, or to learn Braille. At that time, Braille was something very new for me. I mean, जब हम लोग जर्मन लैंग्वेज सुनते हैं या कोई भी फॉरेन लैंग्वेज के बारे में सुनते हैं, वी नो दैट वी कैन एक्चुअली लर्न दिस लैंग्वेज एनीवेयर, बट ब्रेल was something very new. And why was it new for me? It's because, I mean, those 6 dots, if you just change the shape of it, you are making an alphabet. So that actually, attracted me towards Braille. And that's why I decided that I want to learn Braille. And before even class 6, I would like to say that I think I was born with this, quality of, doing this kind of work. Because from a very young age, I've been, being with kids, doing work with them, bringing them for the crashes, teaching them. So this was something that I was drawn towards. And Braille was something that was absolutely new for me and new for the people around me as well. So I got very attracted because only of the 6 dots, they have just 6 dots, which you change the shape, and then an alphabet is made, and then for that alphabet a word is made, and then you're writing also from your left to right. It's not like what we write from right to जैसे left. So उर्दू लिखते हैं। जैसे उर्दू लिखते हैं. So that attracted me, and that's what I decided that it's going to be Braille, not German language. You've translated books into braille Yes, and you've got some 14 years of experience. yes. ये कहाँ से आपको आइडिया आया? एक्चुअली सर, जब मैं स्कूल में थी तब हमें नेशनल एसोसिएशन ऑफ द ब्लाइंड वहाँ लेके गए थे, एंड वहाँ पे आई सॉ सो मेनी ब्लाइंड चिल्ड्रन। पहली बार इतने सारे बच्चे देखे थे, और उस वक्त में देयर वाज नो कंप्यूटर्स, नो मोबाइल्स, नो टेक्नोलॉजी एज सच। मैं 80s की बात कर रही हूँ मैं। तो वहाँ पे जो बच्चे थे, दे यूज्ड टू शेयर, मतलब एक किताब को लेकर वो शेयर करते थे, एक ऐसे पढ़ता था, फिर 3-4 आगे पीछे रहते थे, वो सुनते थे। कोई इनफ बुक्स नहीं थे उनके लिए। एंड फिर मैंने उनसे पूछा कि व्हाट इज योर रिक्वायरमेंट, बिकॉज आफ्टर लर्निंग ब्रेल एंड बिकमिंग द फास्टेस्ट ब्रेल ट्रांसलेटर, मैंने उनसे पूछा कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो दे सेड दैट कि हमें बुक्स चाहिए। तो दैट इज व्हेन आई स्टार्टेड दैट कि मैं सारे बुक्स को ट्रांसलेट करती गई, इनके जो क्यूरिकुलम के जो बुक्स थे उनको, एंड प्लस ऑल्सो सम स्टोरी बुक्स, उनको भी हम ट्रांसलेट करते गए। सो दैट वाज माय इंटरेस्ट, आई बिकेम वेरी इंटरेस्टेड, बिकॉज व्हेन आई वाज सीइंग दैट कि हमारे पास तो इतना सब कुछ है हमारे आसपास में, वट एवर बुक आई वांट आई कुड टेक अप एंड रीड, लेकिन इनके लिए नहीं था, बिकॉज उस वक्त टेक्नोलॉजी भी नहीं थी कुछ भी। तो वो लोग कहाँ से पढ़ पाते। तो जब उनकी डिमांड थी कि हमें किताबें चाहिए और वो भी ब्रेल में चाहिए, तब मैं उसी में ही फोकस करने लगी। ब्रेल के बारे में थोड़ा सा बताइए हमारे दर्शकों को। हाँ जी, ब्रेल बेसिकली इज अ लैंग्वेज, टैक्टाइल लैंग्वेज है वो, जो ब्लाइंड है वो, मतलब उसको छू के आप उसको पढ़ते हो, वो डॉट्स बनते हैं। एक बोर्ड होता है, बोर्ड के साथ में एक आपका एक स्लेट दिया जाता है, और स्लेट के साथ में एक स्टाइलस। स्टाइलस इज लाइक अ पॉइंटेड
इंस्ट्रूमेंट स्मॉल, इतना छोटा सा होता है, और उस डॉट्स में वो जो आपको स्लेट दिया जाता है उसमें 6 जगह बनी होती है जहाँ पे आप उस डॉट्स को आप इम्प्रिंट करते हैं पेपर पे। और पेपर जो है इट इज वो मोटा होता है। तो व्हाट दे डू इज दैट कि हम लोग जैसे ए के लिए दैट इज जस्ट वन डॉट, बी के लिए ऊपर और नीचे, आप इसको जब इस तरह से आप लेटर्स लिखते हैं तो उसका इम्प्रिंट आ जाता है ऑन द अदर साइड ऑफ द पेपर। उसे छू के फिर वो जो ब्लाइंड है वो पढ़ पाते हैं कि आपने लिखा क्या है। सो इट इज एक्चुअली अ टैक्टाइल लैंग्वेज, जहाँ पे वो उठा हुआ होता है, वो डॉट्स जो आपने इम्प्रिंट किए हैं वो उठा हुआ होता है, और उससे वो समझ जाते हैं कि क्या लिखा है इस पे। दैट इज ब्रेल। How did your post graduation affect your career path? My post graduation in special education, I mean, एक्चुअली सर यंग एज से ही, जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं ब्रेल से ही मैंने शुरू किया था विद द ब्लाइंड, तो मेरा एक क्यूरोसिटी बनती गई कि मुझे और भी, मैन आई केम टू नो अबाउट मोर डिसेबिलिटीज, तो उनके बारे में जानना, उनके बारे में पढ़ना, वो मेरा एक वो इट वाज लाइक अ करियर पाथ फॉर मी। तो जब मैंने स्पैस्टिक बच्चों के लिए जब मैंने अपनी पढ़ाई की, देन एंड आई डिड माय रिसर्च इन राजस्थान में, हम लोगों को दिया गया था ऑप्शन सिटी ऑफ फरीदाबाद और द स्लम्स और द विलेजेस ऑफ राजस्थान। आई एम मोर ऑफ अ विलेज पर्सन एंड मोर ऑफ अ स्लम पर्सन। तो हम लोग राजस्थान में गए तो वहाँ पे हम नाइट स्कूल्स हमने देखे थे, क्योंकि दिन के वक्त में बच्चे जो है, छोटे बच्चे हैं, वो काम पे जाते थे बिकॉज दे वर सो पुअर। रात को इनके नाइट स्कूल्स होते थे, एंड देन व्हेन आई सॉ the children how they were managing, matlab it's not easy with spastic children, mentally retarded children, autistic children, it's not easy at all teaching them. But when I see them the struggling, you know how they're struggling कि मुझे पढ़ना है, मैं पढ़ना चाहता हूँ या पढ़ना चाहती हूँ, and more so the parents, उनके दे हैड नोबडी टू गाइड देम, कि उनको बताए कि ठीक है आपका बच्चा ऐसा है, लेकिन उसके लिए बहुत सारे ऑप्शंस है, तरीके हैं, वेज है कि हम लोग मिल के कर सकते हैं। वो लोग पहले ही मतलब गिव अप कर देते कि हमारे बाद क्या होगा, वो है दैट फियर इनसाइड वाज देयर। तो व्हेन आई सॉ ऑल दिस, मतलब it was, ये सिर्फ ये नहीं था कि जो स्पैस्टिक बच्चे हैं या ब्लाइंड बच्चे हैं, उनके जो परिवार के लोग हैं वो क्या किस किस चीजों से वो गुजर रहे थे, दैट हिट मी मोर। सो इसीलिए मैंने सोचा था कि नो, नाउ दैट आई कैन वर्क विद स्पैस्टिक चिल्ड्रन, मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन, ब्लाइंड, आई हैव टू कैरी फॉरवर्ड दिस। सो दिस वाज अ पुलिंग, यू नो, इट्स समथिंग दैट वाज पुलिंग मी टुवर्ड्स दिस। तो ये मेरा करियर ही बन चुका था। और ऐसा नहीं है कि सर कि मैंने आई डिडंट ट्राई यू नो गेट वर्किंग इन अ कमर्शियल एरिया, मैंने किया था टाइम्स मैगजीन में, और वहाँ पे भी मैंने, आई वाज वन ऑफ द टॉप मोस्ट यू नो एडवर्टीजमेंट में, मार्केटिंग में, एंड आई गॉट लॉट ऑफ अवार्ड्स। लेकिन बस वही था कि मैं काम कर रही थी अपने लिए और अपने लिए कमा रही थी, मैं कुछ कर नहीं रही थी। जो दुनिया में जो इतने सारे बच्चे हैं उनके लिए मैं कुछ कर नहीं रही थी। इट वाज सेंटर्ड अराउंड माय वर्ल्ड एंड आई डिडंट लाइक दैट, आई कुडंट, यू नो, आई कुडंट जेल विद दैट। इसीलिए व्हेन आई गॉट दिस एक्सपीरियंस ऑफ दिस स्पैस्टिक चिल्ड्रन, बच्चों के जो मेंटली रिटार्डेड बच्चे हैं, ब्रेन डैमेज बच्चे हैं, तो मुझे मालूम था कि मुझे इसी लाइन में ही रहना है, मुझे और कहीं नहीं जाना है। द सेटिस्फैक्शन दैट आई गॉट इन गिविंग, इन बीइंग विथ देम, नॉट डूइंग फॉर देम बट डूइंग विथ देम, वो चीज जो है वो मुझे बहुत अच्छी लगती थी, मतलब इनसाइड। एंड दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड कि दिस इज माय। गीतांजलि जी, हमारे धर्म में कहा जाता है सिखों के कि किसी अपने लिए तो हर जना करता है, ऑब्वियसली हाँ, अपना अपना परिवार, हाँ, किसी और के लिए कुछ करना, देश की सेवा, हम्म, किसी कौम की सेवा, और आप जो सेवा कर रही हो तो बहुत ही हाई लेवल पे, बहुत उच्च उत्तम लेवल पे उसको रखा जाता थैंक है। यू। ये फीलिंग आपके अंदर, वाज इट सिंस योर चाइल्डहुड दैट यू वांटेड टू डू समथिंग फॉर द अदर्स, और इट हैपेंड लेटर इन द स्टेज? No, it was, I think I was born with it, sir. It's my calling. बिकॉज अब मैं बता रही हूँ सर, जब मैं छोटी थी, तब जब मैं 7 साल 8 साल की थी, जिस बिल्डिंग में हम रहते थे वहाँ पे वर्किंग मदर्स थे जो अपने बच्चों को क्रैश में रखते थे। मैं जब स्कूल से वापस आती थी, मैं सीधा बैग रख के मैं क्रैश में जाती थी और सारे बच्चों को अपने घर लेके आती थी, और उनके साथ खेलना, उनके साथ में हर चीज़ करना, वो बचपन से ही था। एंड आई वाज वेरी लकी कि मेरे पेरेंट्स ने कभी मुझे मना नहीं करा, और मेरे जो नेबर्स थे उन्होंने उस चीज़ को इनकरेज करा। तो इट वाज समथिंग, आई थिंक आई वाज इन बॉर्न विद। ये नहीं है कि मैंने एकदम से मैंने सोचा कि मुझे ये करना, नहीं, इट्स नेचुरल, इट्स माय कॉलिंग सर, इट्स कंप्लीटली माय कॉलिंग।
it is very easy for people to contribute and donate. Hmm. I think it is very difficult for the person who's actually running the show. मुझे ऐसा लगता है. एक्चुअली सर इवन इस स्टेज पे जब जो जो हमारा स्कूल है और जो काम मैं कर रही हूँ, मैंने आज तक कभी सोचा नहीं कि मैं कुछ बड़ा काम कर रही हूँ. मैं ऑनेस्टली आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट विद यू, क्योंकि इट कम्स फ्रॉम विद इन. इट कम्स फ्रॉम माई हार्ट, फ्रॉम माई सोल. इट्स नॉट समथिंग दैट आई एम फेकिंग. ये मेरे अंदर से ही आता है. तो जब लोग आके मुझसे कहते हैं कि आप ये ऐसा काम कर रहे हैं, हम नहीं कर पाते, दैट्स द टाइम इट स्ट्राइक्स मी, बट जस्ट फॉर अ फ्यू सेकेंड्स, देन आई एम बैक टू माई सेल्फ. क्योंकि मेरे लिए ये सब कुछ बहुत नॉर्मल है. क्योंकि मुझे मुझे ये इस काम से मुझे इतनी शांति मिलती थी, खुशी मिलती है. और इन बच्चों के साथ में रहना, मतलब इट इज, आई कांट एक्सप्लेन. इवन करोड़ रुपए भी अगर आप दोगे ना सर, वो खुशी नहीं मिलेगी जो खुशी मुझे मिलती है इन बच्चों के साथ में. तो इट्स समथिंग दिस इज इनबॉर्न. मुझे लगता है कि खुदा ने, भगवान ने, उन्होंने ये चीज मेरे अंदर में डाली है, एंड आई वाज बोर्न विद दिस. आई बिलीव इट कंप्लीटली, because it's something very normal for me, something very natural, that comes very natural to me. I don't have to actually fight for it or think about it. ऐसे कुछ नहीं, सब कुछ बहुत आसानी से हो जाता है मेरे साथ. You've done a very heroic deed. आपने दिल्ली के रेड लाइट एरिया में Yes जाकर sir. बच्चों को रेस्क्यू किया, लड़कियों को. Yes sir. Can you tell us something about it? यस सर, ये मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ मैं इस चीज़ को, बिकॉज मैं उस वक्त में 25-26 साल की थी और मुझे अप्रोच किया गया था कि आप क्या इस रेड लाइट एरिया में आप जाके माओ से पहले मीटिंग्स करके, एंड फिर उसके बाद में हम लोग डिसाइड करेंगे कि बच्चों को कैसे लेके आना है. सो आई सेड ओके, मैं चली जाती हूँ. तो फिर मैंने सोचा सुबह के वक्त में होगा, बट उन्होंने मुझे कहा कि शाम के वक्त जाना है. तो मैंने कहा ओके ठीक है. तो शाम के 6 बजे मैं गई थी दिल्ली में रेड लाइट एरिया में. तो जैसे जैसे मैं अंदर गई, सो दैट इज़ द टाइम व्हेन दे स्टार्ट देयर ओन बिजनेस. तो जब मैं आई थी तो लोग मुझे देख रहे थे. मैं बहुत नर्वस थी, लेकिन मुझे मालूम था कि ये मेरा एम है. तो जब हम पहुंचे, जिस कोठे का नंबर दिया गया था मुझे, जब मैं वहाँ पे पहुंची थी, तो देयर वाज दिस जो मैडम होती है, बहुत मोटी सी थी वो, और उसे देखकर ही मैं डर गई थी. मैं बहुत डर गई थी. तो फिर भी आई वेंट अप ऑन टू फर्स्ट फ्लोर पे पहुंची मैं. फिर मैंने कहा कि मैं आई हूँ माओ से मिलने के लिए. तो कहते हैं, तो वो मुझे ऊपर नीचे देख रही थी, तो मैं थोड़ी सी डर रही थी. तो कहते हैं हाँ हाँ, आइए हम लेके जाते हैं आपको. तो मुझे एक कमरे में लेके गई, तो वहाँ पे 26 महिलाएं थी, 25-26 माएँ थी वहाँ पर. एंड फिर मैं वहाँ पे गई, तो वो खड़ी रही, वो मैडम खड़ी रही और कहती, एंड मैं उनसे, आई वाज ट्राइंग टू टॉक, बिकॉज उनसे मैं डायरेक्टली नहीं बात कर सकती थी अगर मैडम खड़ी थी वहाँ पे. तो जनरली हम लोग बैठे, और फिर मैंने उनसे कहा था, बिकॉज मैं अपना नाम, रियल नेम नहीं बता पाई, आई वॉज नॉट अलाउड टू. फिर मैं कहाँ से आई हूँ, मेरा पता, फ़ोन नंबर, एनीथिंग, कुछ भी हम नहीं दे पाते थे. तो वहाँ पे जब हम बैठे, तो फिर हम माओ के साथ में, आई जनरली स्टार्टेड टॉकिंग टू देम, कि मतलब कि हाउ दे केम देयर, उनके जो स्ट्रगल्स हैं उस चीज़ को. तो वो चीज़ जब मैडम सोचे अच्छा ये तो नॉर्मल बात कर रही है, फिर वो चली गई. फिर उसके बाद में जैसे वो निकली, फिर हमने कहा कि आप क्या चाहती हैं. तो कहती कि हमारे जो लड़के हैं वो यहाँ पे रहे, हमें कोई परवाह नहीं है, लेकिन सबसे पहले जो है मेरी बेटियों को यहाँ से निकालने के लिए. तो मैंने कहा कि ठीक है, जो जिन्होंने मुझे अप्रोच किया मैं उनसे बात करती हूँ, एंड देन वी विल सी हाउ टू डू इट. तो उसके बाद में जब आई वाज देयर टिल अराउंड 7:38 इन द नाइट. और फिर जब मैं वापस आ रही थी अगेन सर, मैं बहुत डरी हुई थी, क्योंकि कुछ भी हो सकता था, बिकॉज इन दैट एरिया. एंड वन ऑफ द जो पिम्स होते हैं उनको बुलाया गया था कि इनके लिए ऑटो रिक्शा लेके आए. मैं और भी डर गई कि ये साथ में है. तो फिर उसके बाद में खैर उन्होंने मुझे ऑटो रिक्शा में मुझे बिठाया, और फिर उसके बाद में मैं सही सलामत अपने घर पहुंच गई थी. फ्रॉम देयर द जर्नी स्टार्टेड, कि जो द पीपल हु हैड अप्रोच्ड मी, उन्होंने कहा था वी टेक इट ऑन फ्रॉम हियर. तो वो along with the police, they managed to get all the children, and there was एक एनजीओ थी गुड़गांव में, तो वे जो मिशनरीज चला रहे थे, तो वहाँ पे इन बच्चों को लेकर आते थे. वहाँ पे माय रोल स्टार्टेड मोर, कि मैं वहाँ उन बच्चों को संभालूं, उनको 1 ईयर फॉर्मल एजुकेशन दूं, और फिर उसके बाद में उनको एडमिशन्स कराऊं इनटू बोर्डिंग स्कूल्स. लेकिन कहाँ करा रहे हैं, किस जगह पे वो स्कूल है, हम वो इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे थे. तो समटाइम्स थ्रेट्स
यूज्ड टू आल्सो कम टू मी कि मतलब बताओ कि वो लड़की कहाँ पर है, ये बच्ची कहाँ पर है। लेकिन हो गया हमको नहीं मालूम है कि आप क्या बात कर रहे हैं। आई यूज्ड टू पुट इट ऑल ऑन टू दी द हेड ऑफ द एनजीओ दैट यू डील विद दिस। लेकिन दिस वाज माय जर्नी विद देम एंड गेटिंग देम सीइंग देम बीइंग absorbed into boarding schools was the happiest moment for me. एंड माँ जो जो मदर्स थी, वो जब छुट्टियां होती थी बच्चों की तो वो वापस उसी एनजीओ में आते थे और फिर माँ मिलती थी उन बच्चों के साथ में और फिर चले जाते थे। बट दैट वाज ओनली फ्यू women बट दे वर ब्यूटीफुल women सर। बहुत ही प्यारे औरतें थी एंड उनके जो स्ट्रगल्स थे जो उन्होंने मेरे साथ शेयर भी करे थे, इट वाज अ ह्यूज लर्निंग फॉर मी एज वेल। So this was my journey, which I will never forget in the red light area. So were the mothers allowed to know where their daughters were? No, No. no, neither the mothers क्योंकि माँ कभी भी किसी और को बता सकती थी, तो इसलिए माँओं को नहीं बताया जाता था कि उनकी बच्ची कहाँ पर है, कहाँ पढ़ रही है। पर वंस द चाइल्ड यूज्ड टू फिनिश देयर एजुकेशन, जब वो 18 साल की हो जाती थी, तब उनसे वो मिल पाते थे फिर। आपने जब उन बच्चियों को रेस्क्यू किया, उसके बाद आपको कोई कॉल्स आए, कोई थ्रेटनिंग कॉल्स आए, कोई? यस सर, मुझे आई डू नॉट नो कि किस तरह से उनको नंबर मिला एंड ऑल दैट, बट थ्रेटनिंग कॉल्स आते थे। एंड जब मैं उस वक्त में मैं गुड़गांव में मैं रहती थी, तो उस एनजीओ से लेके घर तक भी मेरा आना मैं डर डर के आती थी। लेकिन बट आई डोंट नो, आई हैव ग्रेट फेथ इन द ऑलमाइटी और मैं सिर्फ जानती थी कि प्रे करना, दैट्स ऑल। तो थ्रेट्स आते थे, पूछते थे कि लड़कियां, बिकॉज वो लोग चाहते थे कि वो लड़कियां जो है वो बच्चियां वापस उसी ट्रेड में जाए ऑब्वियसली। तो थ्रेट्स बहुत आते थे सर, लेकिन आई डिड नॉट गेट स्केयर्ड ऑफ इट, आई जस्ट कंटिन्यू डूइंग माई वर्क, दैट्स इट। Tanji ji, what made you leave your job and start the Indian Deaf School? Um, like I said before, sir, I could work with all kind of disabilities, but sign language was जो था वो मेरे दिमाग में था कि इसे सीखना है और मैं उसको हमेशा पुट ऑफ करती थी। तो दिल्ली में जो स्लम्स थे वहाँ पे मुझे 2 बच्चे मिले जहाँ पे वो लोग डेफ थे और मैं उनसे कम्युनिकेट नहीं कर पाई। तब मैंने अपना जॉब छोड़ दिया एंड और फिर मैंने अली आवाजान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हियरिंग हैंडीकैप इन दिल्ली में, वहाँ पे पहले 2 लेवल्स मैंने अपना ए और बी लेवल मैंने साइन लैंग्वेज का मैंने वहाँ से सीखा। उसके बाद में एक अपॉर्चुनिटी भी मुझे मिली जहाँ पे मैं इग्नू में इंटरनेशनल डेफ कॉलेज में वहाँ पे आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क देयर। और वो वहाँ पे जाके मेरा जो विजन जो था अबाउट द डेफ इट वाइडेंड। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो जो अब्रॉड से जो डेफ आते थे, उनके रीडिंग और राइटिंग स्किल्स वर एट पार विद द हियरिंग। लेकिन हमारे जो इंडियन डेफ स्टूडेंट्स थे, दे यूज्ड टू स्ट्रगल कि मतलब एक सेंटेंस को भी पढ़ने के लिए वो स्ट्रगल करते थे। और मेरे अपार्टमेंट में सुबह के 2 बजे तक बैठ के वो अपना होमवर्क करने की कोशिश करते थे। सो तब मुझे ऐसे रियलाइज हुआ कि जो अब्रॉड से जो डेफ बच्चे आ रहे हैं, वो तो उनका जो रीडिंग राइटिंग इज सो इज एज गुड एज द हियरिंग, लेकिन हमारे इंडियन डेफ बच्चे क्यों इतना स्ट्रगल कर रहे हैं? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? एंड उसके बाद में मैंने व्हेन आई वेंट डीप डाउन इनटू इट और फिर मैंने रियलाइज किया कि इतने सारे जो डेफ स्कूल्स हैं हमारे भारत में विच इज रन बाय द गवर्नमेंट, वहाँ पे जो टीचर्स हैं वो सारे हियरिंग हैं, प्रिंसिपल आर हियरिंग, बोर्ड मेंबर्स आर हियरिंग, उनको सांकेतिक भाषा नहीं मालूम है, डेफ कल्चर के बारे में, डेफ लाइफ के बारे में, डेफ वर्ल्ड के बारे में उनको दे हैव नो नॉलेज, इट इज जीरो। तो बच्चे जो उस स्कूल में जब पढ़ते थे, 12 साल 10 साल या 12 साल रहने के बावजूद भी वो ना पढ़ सकते थे ना लिख सकते थे, विच मीन्स नो जॉब्स। और जो जॉब्स उनको दिया जाता है इट इज मिनिमल जॉब्स, मतलब वो 4th ग्रेड वाला, मतलब कि आपको मतलब बर्तन धोना है या टेबल साफ करना, फाइल को इधर उधर लेके जाना। एंड द डेफ आर सो ऑप्रेस्ड बाय द हियरिंग। एज इट इज फैमिली में उनका कुछ नहीं मिलता है, सोसाइटी से भी कुछ नहीं, स्कूल से कुछ नहीं, व्हाट इज द लाइफ? इट इज जीरो। तो मैंने सोचा कि इस सिचुएशन को चेंज करने के लिए द एजुकेशन सिस्टम हैज टू चेंज, विच हैज बीन प्रिवेलिंग इन आवर कंट्री फॉर द पास्ट 100 years, द सेम थिंग। तो उसे चेंज करना है। तब मैंने डिसाइड करा अलोंग विद धनवीर सर कि टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन डेफ एजुकेशन वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल।
तभी मैंने सोचा था कि हाँ, हमें अपना एक स्कूल स्टार्ट कर लेना चाहिए जहाँ पे हम ट्रू एजुकेशन इन साइन लैंग्वेज हम पढ़ा सकते हैं डेफ को. दैट इज व्हाट ब्रॉट मी. आई लेफ्ट एवरीथिंग बिहाइंड एंड आई स्टार्टेड दिस स्कूल. क्या चैलेंजेस आपने फेस किए जब आपको ये स्कूल रन करना था? सर, जब हमने डिसाइड किया था कि ये स्कूल मुझे स्टार्ट करना है, मैं तुरंत से नहीं स्टार्ट हुआ. मुझे 8 साल लगे, क्योंकि मैं पूरे इंडिया में डिफरेंट डेफ स्कूल्स में जाके वहाँ पे मैंने पढ़ाया और वहाँ से उनकी मेथडोलॉजीज को मैंने समझा. एंड आई वाज सीइंग वेयर दे वर लैकिंग, क्योंकि सब जगह ऑरलिज्म को यूज़ किया जा रहा था. नो वे वाज दे यूजिंग साइन लैंग्वेज. तो जब इट टुक मी 8 इयर्स, उसके बाद में जब हम लोगों ने प्लान किया था तो हमारी एक टीम रेडी थी, क्यूरिकुलम रेडी था. एंड अकॉर्डिंग टू अवर रिसर्च, यूपी हैज़ अ मैक्सिमम नंबर ऑफ डेफ चिल्ड्रन. तो हम लोगों ने सोचा कि अब हम यूपी में ही, लखनऊ में ही हम लोग स्टार्ट करेंगे. एंड धर्मेश सर, हु इज द फर्स्ट डेफ प्रिंसिपल ऑफ इंडिया, ही इज फ्रॉम लखनऊ. ही वॉज born and brought up here in लखनऊ. तो जब हम लोगों के टीम वगैरह एवरीथिंग वॉज रेडी, वी वर नॉट सो फाइनेंशियली स्ट्रांग. तो अपने प्रोजेक्ट को लेकर मैंने कई सारे लोगों से मैं मिली हूँ. And there was this business person in Delhi who liked our project so much, and he said कि हम इसे सपोर्ट करेंगे. तो लखनऊ में हम लोगों ने, महानगर में, वी टुक अ वेरी ह्यूज प्लेस विच वॉज 50,000 रुपीज पर मंथ और द रेंट. एंड वहाँ से हम लोगों ने अपना स्कूल हम लोगों ने स्टार्ट किया था. लेकिन जब इट केम टू द एकेडमिक ईयर और जब हमें एप्लीकेशंस आए डेफ बच्चों के फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, बॉयज एंड गर्ल्स की, दैट्स वेयर द एन इशू स्टार्टेड. कि जो हमारे सपोर्टर्स थे, उन्होंने कहा कि या तो आप लड़कियों को लो या तो आप लड़कों को लो. तो हमने कहा कि नहीं, हम तो दोनों को लेंगे, क्योंकि दोनों हमारे लिए इक्वल है. तो उन्होंने कहा हमसे कि नहीं, अगर आप लड़के और लड़कियां दोनों साथ में आप पढ़ाओगे तो रेप केसेस होंगे. तो मैंने कहा कि सर, वो आपका सोच है, and I'm not going to bring myself down so low to your to so low to your thinking, because जो हम पढ़ाएंगे, जो हम सिखाएंगे अपने बच्चों को, वही वो लेकर आगे जाएंगे. एंड यू वोंट इमेजिन सर, आई मीन लाइक यू कांट इमेजिन, 11 जुलाई को ये बच्चे सब आए थे, उनके माँ बाप अपने बैगेजेस लेके, सारे बच्चों को लेके आए थे, और 13 जुलाई को ये लोग गायब. हम कॉल कर रहे हैं, ईमेल्स डाल रहे हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस डाल रहे हैं, नो रिस्पॉन्ड. अब मुझे ये था कि हम 50,000 रुपए प्रति महीना मैं कहाँ से दूंगी, मैं प्लस स्टाफ के सैलरीज वगैरह. तो हम लोग गए थे एक डेफ ऑर्गेनाइजेशन में, डेफ क्लब में, वो नेम दी क्लब. उनके जो प्रेसिडेंट थे, ही वॉज अ हियरिंग पर्सन, एंड दे हैड फाइनेंशियली, वो लोग काफ़ी स्ट्रांग थे. और मैं वहाँ पे गई और मैंने सर से मिली थी, और मैंने से कहा उनसे कि सर प्लीज़ 3 months, जस्ट 3 months यू हेल्प मी आउट, उसके बाद में आई मेक अ वीक. तो उन्होंने मेरे से ये कहा बाकायदा एक्टिंग करके, सर, उन्होंने कहते हैं कि गीतांजलि, आप खड़े हो जाइए, हाथ जोड़िए, शीश झुकाइए, सारे पेरेंट्स को बुलाइए और कहिए कि आपने बहुत बड़ी मिस्टेक की है, एंड क्लोज योर स्कूल, अपने स्कूल को बंद कर दीजिए. मतलब आई वाज शॉक्ड फॉर अ मोमेंट, एंड देन उसके बाद में आई जस्ट स्माइल, आई हाथ जोड़ के मैंने कहा कि थैंक यू सर, और मैं वापस आई. अब सब सोचने लगे अब क्या होगा, क्या होगा, क्या करेंगे. तो मैंने कहा आई डोंट नो हाउ टू गिव अप. गिव अप इज नॉट देयर इन माई डिक्शनरी एट ऑल. तो मेरे पास जो भी मेरे ज्वेलरीज थे, मेरे एसेट्स थे, मैंने सब कुछ बेच दिया. एवरीथिंग, सब कुछ बेच के फिर मैं लौलाई आ गई थी. लौलाई में हमें एक अच्छा सा घर मिल गया था, काफ़ी बड़ा घर मिल गया था, 8,000 रुपीज़ पर मंथ. और वहाँ से हमारा स्कूल स्टार्टेड एंड वी कंटिन्यूड. तो चैलेंजेस हमारे पास में बहुत आए सर. यहाँ तक कि आई मीन लाइक एवरी मंथ, आई मीन लाइक इट्स बीन लाइक 6-7 years नाउ कि हम लोग बिना सैलरी के काम कर रहे हैं, क्योंकि हमें कोई डोनेशन नहीं मिलता है, नथिंग. एंड एक वक्त ऐसा भी था सर कि सिमरन अच्छी तरह से जानती भी है कि हम क्योंकि हमारे पास स्टाफ नहीं था, सुबह हम 4:30 बजे हम उठते थे, झाड़ू पोछा करके फिर ब्रेकफास्ट बनाते थे, फिर सारे बच्चों को उठा के उनको नहलाते थे, उनको ब्रेकफास्ट देते थे, उनको स्कूल भेज देती थी, मतलब इन द हॉल. एंड फिर इन सब के कपड़े हाथ से धोती थी, क्योंकि हमारे पास मशीन नहीं थी. विंटर समर डजेंट मैटर. फिर उसके बाद में मैं खुद जाती थी वहाँ पे, मैं उनको पढ़ाती थी फॉर 2 घंटे के लिए. फिर 12 o'clock आई टू कम बैक. फिर मैं लंच पकाती थी, फिर ये लोग लंच पे, स्कूल खत्म होने के बाद में इनको लंच खिलाना, इनको सुलाना, फिर शाम को इनको पार्क में ले जाना,
और फिर ये जब वापस आते थे इनका होमवर्क ये लोग करते थे और फिर मैं डिनर बनाती थी। फिर इनको डिनर डिनर खिलाने के बाद में बर्तन सब साफ करके 11 बजे तक मैं सोती थी। दिस वाज माय रूटीन फॉर मेनी इयर्स। और एक वक्त ऐसा आया था सर कि जब मैं वापस आई थी लंच बनाने के लिए, एक वो जो डब्बा जो था ना उसमें सिर्फ एक देयर वाज जस्ट वन ग्रेन ऑफ राइस, और मैं उसी को पकड़ के किचन में ही बैठ के हम रोने लगे। वो दिन मैं नहीं भूलूंगी, क्योंकि मैं फिर खुदा से मैं यही बोल रही थी कि अब मैं अपने बच्चों को मैं क्या खिलाऊं, मेरे पास पैसे भी नहीं है, व्हाट डू आई गिव। एंड फॉर 15 मिनट्स आई उस बर्तन को पकड़ के मैं खूब रोई, एंड आई डोंट नो फ्रॉम वेयर। लेकिन 15 मिनट के बाद में किसी ने हमारे गेट की घंटी को बजाया और उन्होंने कहा कि हमने सुना कि यहाँ पे आपका आप डेफ बच्चे पढ़ते हैं। तो मैंने कहा जी। तो उन्होंने मेरे हाथ पे 2,000 रुपए दिए और मैंने उनसे कहा कि प्लीज आप आइए और पानी पीजिए। तो कहते कि नहीं मैं जल्दी में हूँ, ये आप रखिए, हम फिर कभी आएंगे। एंड ही वेंट। एंड सो वो रोड भी ऐसा था कि देयर वाज नो लेफ्ट राइट, स्ट्रेट था। मैं इधर ना देखे उधर बैग उठा के मैं सीधा शॉप में जा रही थी, और मैंने कहा कि ये आदमी नहीं था कहीं पर भी। शॉप में गई एंड मैंने राशन मैंने खरीदा, और उस दिन से लेकर आज तक हमारे जो डब्बे हैं वो खाली नहीं है। उस दिन से आज तक हमारे हमारे जो डब्बे हैं, वो बिल्कुल खाली नहीं है। इट इज ऑलवेज फुल। एंड वी हैव पीपल लाइक यू सर, जो आप डोनेट करते हैं, आप भी राशन भरते हैं हमारे लिए हर महीना। यू सेंड अस राशन। सो गॉड सेंड्स यू आर ऑल चोजन वंस। यू ऑल आर चोजन वंस। नहीं तो इट इज आई कैन नॉट डू दिस अलोन। आई कैन नॉट डू दिस अलोन सर, इट हैज टू बी ऑल ऑफ अस टुगेदर। सो ये चैलेंजेस हैं। और मेरे बच्चे भी सर, जब हम आई बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, आज मैं नए कपड़े पहन के आई हूँ क्योंकि हमारे पास सिर्फ उतरन के कपड़े हैं। लेकिन फॉर दिस ऑल्सो धर्मेश सर ने कहा कि नहीं आप जा रहे हो, और वो भी सर आपके बारे में जानते हैं, इससे अच्छे कपड़े पहन के जाना है। और मैं एक्चुअली वेंट एंड बॉट दिस न्यू ड्रेस फॉर स्पेशली फॉर द शो। मैं खुल के बोली सर मुझे कोई शर्म नहीं आती है। हमारे को हमारे बच्चों को भी पहले जो उतरन के कपड़े आते थे वो हम अच्छी तरह से साफ धो के उनको पहना देते थे, क्योंकि इनके पेरेंट्स वगैरह से कोई सपोर्ट नहीं है। दे कम फ्रॉम वेरी पुअर बैकग्राउंड। बेडशीट्स जो आती थी वो भी फटी हुई होती थी, हम उसको सिलते थे, सिल के अच्छी तरह से धो के प्रेस करके लगा देते थे, और बच्चों को फील होता था कि नया कुछ आया। सो इट वॉज नॉट ईजी सर, बट टुडे बाय गॉड्स ग्रेस ऑल माई चिल्ड्रन आर गेटिंग न्यू थिंग्स। कपड़े भी नए मिल रहे हैं उनके लिए। मैं अपने लिए कुछ नहीं मांगती हूँ, मैं मेरे बच्चे खुश हैं, मैं खुश हूँ, दैट इज ऑल। What are your future plans for expanding the school and how can listeners support your cause? हम लोग जो स्कूल हम लोगों का जो था, हम लोग काफ़ी जगह पे हम लोगों ने शिफ्ट हम लोगों ने किया था, बिकॉज वी आर ऑलवेज ऑन अ रेंटेड प्लेस। लेकिन अभी जो स्कूल जो हम लोगों ने लिया है, दिस इज बिहाइंड न्यू एमिटी यूनिवर्सिटी। एक रेंटेड प्लेस ही था वो भी, लेकिन हम लोगों ने 2 साल क्राउड फंडिंग के माध्यम से हम लोगों ने उस घर को खरीद दिया। एंड नाउ माई चिल्ड्रन दे हैव अ परमानेंट रूफ ओवर द हेड्स एंड अ परमानेंट स्कूल। तो अब अगेन दोबारा से हम लोग अब क्राउड फंडिंग हम लोग अभी स्टार्ट करें, क्योंकि 1 साल हुआ। 23 अप्रैल 2024 में हम लोगों ने स्कूल को हम लोगों ने खरीदा, और मेरे बच्चे वगैरह हम लोग सब गए थे फॉर व्हेन वी वर रजिस्टरिंग इट इन आवर नेम। एंड अभी 1 year down the line we want to expand our school by construction of the first and the second floor, क्योंकि अभी हमारे पास 13 बच्चे हैं और बहुत सारे बच्चे हैं जो आना चाहते हैं, लेकिन एंड स्पेशली अब्यूज चिल्ड्रन वो आना चाहते हैं। पेरेंट्स हैव बीन कॉलिंग मी अप, जहाँ पे उनके बेटे जो 6 साल के हैं 7 साल के हैं वो अब्यूज हुए हैं। हमारे हमारे पास में भी जो बच्चे हैं सर, हर एक बच्चे के पीछे में एक कहानी है। जैसे हमारी सिम्मी है, सिम्मी जो है जब वो पैदा हुई थी तब वो रीवा गांव की है, वो मध्य प्रदेश की। जब वो पैदा हुई थी तब वो लड़की, उसके ऊपर में बधिर, पिता ने उसे छोड़ दिया, एंड द मदर किसी और आदमी के साथ में उसको 3 बारी नदी में फेंक दिया कि वो मर जाए। और तीसरी बार सर शी हेल्ड ऑन टू द पिलर, करंट वाज सो स्ट्रांग,
and she was hardly 7 years old at that time. And जब वो current became a little bit less, तब वो तैर के गई और अपने नाना जी को फिर बताया. नाना जी लेकर आए थे हमारे स्कूल में, और वो आते के साथ में वो बैठ गए और उन्होंने कहा कि मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है, आप मेरी बच्ची की जान को बचा लो और मेरे बच्ची को आप एडुकेट करो. पहले तो हमने उनको बिठाया और फिर उनको समझाया कि ये स्कूल आप पैसे दे सकते हो और नहीं दे सकते हो, इट डजेंट मैटर टू मी, बिकॉज मैं भगवान में इतना मेरा विश्वास है दैट ही विल प्रोवाइड. इफ ही इज गिविंग मी दिस चिल्ड्रन, ही विल ऑल्सो प्रोवाइड फॉर देम. एंड लाइक दिस मेरे हर एक बच्चे के पीछे में ऐसे कहानी है. तो अभी भी जब इतने सारे बच्चे हैं जो आना चाहते हैं एंड ऑल्सो हु हैव बीन अब्यूज्ड, तो इट्स सो अर्जेंट फॉर अस टू मेक द फर्स्ट एंड द सेकंड फ्लोर. और उसके लिए हम लोगों ने क्राउड फंडिंग हम लोगों ने स्टार्ट किया है. एंड जो हमें एस्टिमेट दिया गया था, इट वाज अराउंड 25 lakhs लगेंगे, whether it is through money or whether it is through materials. तो हमने देखा था कि लेबरर्स के लिए कि आपको 5 लाख रुपीज यू नीड फॉर द लेबरर्स, वो हमने कहा कि हम पहले उसका इंतजाम करेंगे, क्योंकि उनकी जो दिहाड़ी है वो कभी भी रुकनी नहीं चाहिए. सो दैट बाय गॉड्स ग्रेट हैज बीन टेकन केयर ऑफ. And now we are wanting materials. People, listeners around can talk to people about us. They can spread the word. They can donate to us. They can donate materials, not necessarily only money. But if whatever money you donate to our trust account, you will get an ATG receipt for it. And you can also come forward and give us materials. That is more easier for us. सो इन दिस वे इफ यू कैन हेल्प अस, तो हम लोग फर्स्ट और सेकंड फ्लोर को जब हम बनाएंगे तो एटलीस्ट 40 बच्चे हम रख सकते हैं. एंड दिस इज जस्ट द बिगनिंग, क्योंकि हमारा विजन, हमारा प्लान फॉर अ बिगर स्कूल इज वेरी डिफरेंट. We are not like any other school. We do not follow the same path. We think and do things out of the box, something new. How many children do you have in your family right now? In my family now we have 13 children. 13. Yes. There's a link in the description for viewers who'd like to contribute to the Indian Deaf School. Gitanjali ji, your school is the only deaf school which is associated with NASA. Yes. So how did the collaboration come into effect? Yes. If you see schools abroad and even here in India, astronomy is not taught. Astronomy is not taught, even abroad. So what NASA has done is that they have started citizen science clubs all over the world. So we had Sovan Acharya sir, who is associated with the Citizen Science Club and with NASA. So he got in touch with us, and he said because we had done Moon Over Us project also, and that was with Ignited Minds, and our children were the work of our children. It was printed abroad. It was printed in the magazines. So Sovan Acharya sir got hold of us and said that your children have done projects of Moon Over Us. Would you like to do for asteroid search, which is associated with NASA? So I said, why not? So then we went through a lot of training to how to the pictures are sent to us, और उसके बाद में जो asteroids है, new asteroids जो है उसे ढूंढना होता है, and then you have to name it, you have to actually measure उसका measurement देके, and if it is a new one, it will be named after the student. तो ये हमारे बच्चों ने हम लोगों ने मेरे बच्चों ने करा, एंड they did not find any new asteroid, but they did such good work that they have been given certificates. And now we have also come to know that globally we are the only deaf school to be associated with NASA to do these projects. And even recently, just 3 weeks ago, our students, including Simran, uh, we did the National Astronomical Observatory cruise for galaxy classifications. And 6 of our students were awarded for doing 1025 galaxies classifications. So all this again is these children of ours, they are the only deaf children globally to be doing all these projects, all these astronomical projects. And in fact, we are also the only deaf school in India to have a professional telescope. So our children have seen Mars, Venus, Jupiter, Saturn. I do not know if either you've seen it, sir, but our children and us, we've seen it. Now we've also got a sun filter, so very soon we'll be start seeing the sun as well and studying it. Oh.
Why did you choose wildlife conservation and crime in your curriculum? Um, we were invited to the zoological park, and we were taken on a special tour. Our deaf children were taken on a special tour, and we saw all the animals and everything. There is in that group, उनका एक जो group है zoological park में, there is one boy by the name of Sharik. Sharik explained to us in detail about snakes. They do snake rescues as well, and they went into the inside the cages of the snakes और हाथ से उठाना, उनके बारे में डिटेल में बताना. There was something about Sharik which attracted me. He's like a son to me now. he I got so attracted to the way that he was explaining about wildlife, and he at that time was just working in the zoo, but he was going to pursue his masters in wildlife, so which he did from Coimbatore. And he got in touch with me and he says, ma'am, I have a team of people who would like to wildlife के बारे में आपके बच्चों को भी पढ़ाने के लिए. And I said, why not? Because wildlife doesn't only mean animals, मतलब शेर वगैरह नहीं, but हमारे जो पूरी टीम के जो लोग हैं, जो शारीक की टीम के लोग हैं, वो कहाँ से प्रोफेसर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, एवरीबॉडी. फिशेस के बारे में, बर्ड्स के बारे में, इंसेक्ट्स, हाउ दे सो इम्पोर्टेंट, वाइल्ड लाइफ के बारे में, ये आपके वेटलैंड्स जो आपको दिखते हैं ना कभी कभी पेड़ों के बीच में गंदा सा पानी, लेकिन वो क्यों इतना इम्पोर्टेंट है हमारे इन्वायरमेंट के लिए, उसमें जो कीड़े मकोड़े हैं वो क्यों इम्पोर्टेंट है, उसके इर्द गिर्द में जो जो प्लांट्स हैं या जो बर्ड्स हैं वो कैसे इम्पोर्टेंट है, हाउ इज इट रिलेटेड टू आवर लाइव्स. अगर वो सबको हटा देंगे तो हम लोग कुछ नहीं है. सो दैट वाज वेरी फैसिनेटिंग. और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, वी हैव जूम क्लासेस, and there is one professor, she's taught them about swiftlets birds. और ये birds जो है वो caves के अंदर पाए जाते हैं. caves के बारे में, उसके अंदर में जो insects है, bats है, वो उनकी जो lives है वो भी क्यों important है, तो उसके बारे में भी हमारे बच्चों को बताया गया था. And you won't believe it, sir, जब हम लोगों का एक they had a test done for our students, and all of them were very surprised. They not only gave the right answer, but they gave in-depth answers. And they won encyclopedias, they won binoculars, and फेसबुक पे हमारे बच्चों के बारे में लिखा गया था कि हम लोगों ने सिर्फ पूछा कि इस टाइप के बर्ड्स कहाँ पाए जाते हैं. इट वॉज एन ईजी आंसर कि मतलब केव्स में और केव्स इन जगहों पे, बट दे वेंट ऑन टू एक्सप्लेन विच केव, केव का नाम क्या है, केव के इर्द गिर्द में जो लोग रहते हैं वो लोग क्यों इस नेस्ट को खाते हैं. दे वेंट टू इन दैट, सो दे वर सरप्राइज कि ये डेफ है, ये डेफ है, लेकिन ये लोग हर चीज को इतनी अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर लेते हैं दैट वी एज हियरिंग मस्ट लर्न फ्रॉम देम. Sharik, his team, Sharik and his team, they have they when they pursued their course, 25% was from the books, 75% is their experience, लाइफ एक्सपीरियंस. उनको मतलब जंगल में छोड़ देते थे कि अब जंगल में आप 4 दिन 5 दिन आप रहो, एंड देन पग मार्क्स को आप आइडेंटिफाई करो, वेदर इट्स अ बेयर के क्लॉज हैं कि लायन का है, टाइगर क्या है. तो ये जो एक्सपीरियंसेस हैं उनके, वो चीज़ वो हमें सिखाते हैं, वो उसकी पीपीटी बनाते हैं, मतलब हर एक का. इट्स नॉट ओनली द वाइल्ड लाइफ, एवरीथिंग. तो लर्निंग दैट इज गोल्ड, दैट नॉलेज इज गोल्ड. मतलब हर चीज को तो आपको बुक से आप मिल जाएगा, लेकिन लाइफ एक्सपीरियंसेस जो है दैट इज डिफरेंट. तो इसलिए जब शारिक और उसके टीम when they approached us, so we said that we will definitely do this. Sharik today has also made a curriculum which has where we will be studying, teaching them uh, about everything about wildlife. आपको शायद ये भी नहीं मालूम होगा कि ओशन के बिल्कुल नीचे बेड पे यू स्टिल हैव फिशेस, यू स्टिल हैव इंसेक्ट्स. वो कैसे जीवित रहते हैं जब धूप वहां पे नहीं पहुंचती, मेरे बच्चे बताएंगे आपको. So all these things are very interesting, sir. And this is giving our deaf children a wide variety and opportunities. Not only the book knowledge, which is actually meant and made for the hearing. डेफ का जो वर्ल्ड है, डेफ के जो जो क्वालिटीज हैं वो अलग है सर. डेफ वर्ल्ड इज वेरी डिफरेंट.
इट्स वेरी ब्यूटिफुल। आई मीन उनकी लैंग्वेज को ही ले लीजिए, जो सांकेतिक भाषा है, सर इट्स नॉट डिपेंडेंट अपॉन एनी स्पोकन लैंग्वेज। अगर मैं साउथ में जाती हूँ या कहीं नॉर्थ में भी जाती हूँ, अगर जैसे मैं पंजाब में भी थी, अमृतसर में भी थी, आई डेंट नीड टू नो पंजाबी टू कम्युनिकेट विद माई डेफ पीपल। दिस लैंग्वेज इज सो ब्यूटिफुल दैट कि जब आप अब्रॉड से भी, जब आई हैव मेट पीपल फ्रॉम जापान, डेफ पीपल फ्रॉम जापान, फ्रॉम चाइना, अफ्रीका, उनके अपने अपने साइन लैंग्वेजेस हैं, लेकिन 80% इज डिफरेंट। बट इट्स नॉट दैट यू कैन नॉट कम्युनिकेट, 1 घंटा 2 घंटा लगता है to get accustomed to the each other's language, and then you can start. But India may be also like north, south, east, west, 20% is different, but it is such a beautiful language that you don't have to know French or German or Chinese to communicate with the deaf. Lekin hearing ko, you have to know that language. What message would you like to share with our listeners so that they can be a part of this inclusive education and support marginalized communities? I would like to share something, a very special, a very special moment of mine in IGNU, which will again give you the message as to what I want to tell to the listeners. Is it in IGNU, when I was working over there, I was facilitated by His Highness, by His Holiness Dalai Lama, and he told me one thing, and he said that the work that you are doing, do not ever stop it. He said that the onus is on us to learn sign language to communicate with them, because he himself couldn't communicate. So he says the onus is on us. So I would like to share this with our viewers, that the deaf can do anything except hear, and to come close to them, please learn sign language, because they are segregated from their own families who do not learn. And this is very important to spread Indian sign language, to learn it. So I would tell them that please, the deaf, they can do anything except to hear, and do not expect that they must communicate with us through reading and writing. We must also learn sign language to communicate with them. And secondly, I would want, as to how your contributions, come to our school. We would love it that if you could come to our school, meet our students, see our work, and then see how you can contribute. And definitely, since we have been working without salary for 6-7 years, help us with CSR. If anybody can do that for us, we will be very, very grateful. But as we are going into construction with our school, for contribution towards the construction, contribution for, I mean, helping us with CSR, and coming forward to learn sign language. That is extremely important. So I wish some of the hearers would reciprocate in the same way. So we have Simran here from the institution, and Simran would like to give a message to our viewers. My name is Simran Simran, and this is my sign name. I am deaf, and I have come here and I have joined Bharati Badar Vidyalaya. Before the school that I was in, there I did not study at all, but and my life was not going anywhere. Now and BVV, everything is taught to me by sign language. Before, I couldn't understand anything. Now I am growing in my life, and there are many deaf children who also are waiting because they also want to study. So this school of ours, we have now started a construction, and we want that the construction be made so that more students can come and learn, because their families do not understand them, their families do not support them. So it's, our lives are a complete waste. But over here at BBV, when we are supported by a sign language, when we are taught, we want that all deaf children should come and study here. Our school right now is small, and we have many students who want to come. So please, it is a request to all of you to come help and support us, donate to us, so that we could build this school and make it bigger and have more students. We, our lives are important, so please come and support us. Please come and help us. Thank you, Simran. She's welcome. We will now start with the rapid fire round. Okay. Learning Braille or learning German? Learning Braille. Winning a competition or mastering a skill? Mastering a skill. Gold medal or lifelong mastery?
Lifelong mastery. Superpower of sight or sound. Sight. Translating books into braille or recording voice books. Both. Studying special education or hands-on fieldwork. Fieldwork. Classroom or chaos. Chaos. Bureaucracy battles or community clashes. Community clashes. Facing resistance from authorities or resistance from the community. Authorities. Rescuing children or educating them. Educating them. Heroes or teachers. Teachers. Hands or minds. Hands or Minds. minds. Hands. Leaving your job or starting from scratch. Starting from scratch. Learning Indian Sign Language or studying at IGNOU. Both, because IGNOU gave me a lot of exposure. Treasure hunt or talent search. Talent search. Out of this world or into the wild. Into the wild. Words or actions. Actions. Lack of accessible schools or lack of family support. Both. Government policies or public awareness. Public awareness. Securing funds or fighting the right educator. Right educator. Convincing families or convincing funders. Families. Thank you. Thank you for joining us, Gitanji ji. Thank you, Mo, for calling me here. So that's a wrap for this episode. Please make sure to like, share, subscribe, and hit the bell icon so that you don't miss an episode of the Indie Talk Show.